सवाल मनोविज्ञान का एक पूरा निचोड़ आपको इन 50 क्वेश्चंस में मिलेगा। मतलब आज तक के सर्वश्रेष्ठ मनोविज्ञान के 50 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गुजरेंगे फटाफट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। क्यों? क्योंकि थॉर्नडाइक का सिद्धांत ही ये कहता है कि बच्चे अगर भूल करेंगे तभी तो सीखेंगे, त्रुटि करेंगे तभी तो सीखेंगे। इसका मतलब है इनके सिद्धांत का नाम है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, है ना। भूल एवं त्रुटि का सिद्धांत, इस तरीके से संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। जब धीमी गति से पूछे तो थॉर्नडाइक ही आप पारिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में चिंपैंजियों पर प्रयोग करने के लिए किसे फेमस माना जाता है? याद रखिएगा, यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे, एक चिंपैंजी वाला ये और एक यहां पर इनसाइट थ्योरी से ये वाला बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और तीसरा क्वेश्चन तो बहुत कम लोग जानते हैं। निम्नलिखित में चिंपैंजियों पर प्रयोग के लिए मिस्टर कोहलर जाने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन किसके साथ बेटा जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। कोहलर ने इनसाइट थ्योरी दिया है, सूज का सिद्धांत दिया है और कोहलर, वर्दाइमर, कोफा ये गेस्टाल्टवादी हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर, सूज के सिद्धांत को कला, संगीत व साहित्य में उपयोगी किसने बताया है? दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार है और आपको ईमानदारी से अगर सिलेक्शन लेना है किसी बहन किसी भाई को, तो इस बुलंद आवाज प्लेटफॉर्म को, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका यह परिवार है। सूज के सिद्धांत को किसने दिया? तब आप मारेंगे कोहलर। लेकिन सूज के सिद्धांत को कला, संगीत व साहित्य में किसने उपयोगी बताया? तो मिस्टर क्रो एंड क्रो के अनुसार ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? तो दोस्तों याद रखिएगा गाइस कि ब्रेल लिपि बच्चों के लिए है, लेकिन कौन से बच्चे दोस्तों? वो अंधे बच्चों के लिए जाएगा, जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता उनके लिए हम ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं। फ्रांस के मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट यहां पर लुइस ब्रेल को माना जाता है इसका जनक। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो आपको मैं बता दूं कि मिस्टर थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है और मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। फिलहाल यहां पर ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, बताइएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। तो अगर 90 से 110 के मध्य है तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये बच्चा सामान्य बुद्धि का होगा। अगर वो बच्चा 120 के प्लस की बात करता तो वो प्रतिभाशाली बच्चा होता। और टर्मेन तो ये कहते हैं यहां तक कि 120 140 की बात करते। तो फिलहाल ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ। अगला क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन किसने किया है? यह कमेंट आपको फटाफट करना है, जवाब आपको देना पड़ेगा। क्या आंसर हो जाएगा? जवाब दीजिएगा फटाफट, क्या आंसर हो जाएगा भैया? बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने किया था जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हुई है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 विनय को जाएगा दोस्तों। यहां पर ऑप्शन नंबर किसको जाएगा? बी के साथ चला जाएगा, विनय महोदय। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होने चाहिए, तो कैसे संबंध होने चाहिए? आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो सकता है? तो मैं आपको बताऊं, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य एक मित्रतावत संबंध होने चाहिए, एक स्नेह का संबंध होना चाहिए, एक विलीवेंस की बात करेगा, विश्वास का, एक सम्मान का। दोनों सम्मान करें, वो उसकी सम्मान की बात करे, वो उसकी सम्मान की बात करे। तो फिलहाल ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का व्यवहार का जो शुद्ध विज्ञान है वो किसने कहा है? तो मैं आपको बताऊं कि यह नाम बहुत चर्चित है, वॉटसन एक व्यवहारवाद के जनक भी है। यह भी आपको याद रखना है। व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है? मिस्टर वॉटसन को कहा जाता है। वॉटसन ने ही यह कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का शुद्ध मनोविज्ञान है, इसलिए ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। अगला है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? तो दोस्तों समस्यात्मक बालक एक बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि अगर कोई बच्चा क्लास में अगर परेशान करता है, किसी बच्चे को तमाचा मार देता है, स्कूल की बाउंड्री को कूद के भाग जाता है, चोरी कर लेता है, तो ये समस्यात्मक बच्चे हैं।
यानी कुसमायोजित होते हैं, इसलिए ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ए के साथ जाएंगे, ये समायोजित बच्चे नहीं होते हैं। अगला, बालक का विकास परिणाम है, यानी जो बालक का विकास है वो किसका रिजल्ट है, किसका परिणाम है, क्या वंशानुक्रम है, क्या वातावरण है। आपको देखते ही पता चल गया होगा कि वंशानुक्रम वातावरण यानी हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट की जब भी संक्रिया होती है तो ये बालक का डेवलपमेंट हो जाता है पूर्ण। अगला है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है और उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। देखिए मानसिक आयु की बात कर रहा है तो है 12 वर्ष और वास्तविक आयु है कितनी भैया, 10 वर्ष है। सूत्र होता है IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है, ठीक है ना। तो मानसिक आयु ऊपर रखेंगे तो मानसिक आयु है 12 बटे वास्तविक आयु 10 है इंटू 100 फार्मूले में है, 0 से 0 गया 12.120, तो आंसर किसके साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का दोस्तों अध्ययन करता है, तो यह क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये क्वेश्चन बहुत विवादों में रहता है, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपको क्या मारना है, स्किनर मारना है, स्किनर महोदय, ऑप्शन नंबर ए के साथ। बुद्धि मॉडल, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बुद्धि मॉडल की संरचना प्रस्तावित किसके द्वारा की गई थी। देखिए बुद्धि मॉडल की संरचना की जब भी बात हो तो आप वहां पर जेपी गिलफोर्ड को मारिए। इस क्वेश्चन को नोट किया जाए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। और याद रखिएगा कि त्रिविमीय संरचना किसने दिया, तो त्रिविमीय संरचना जो है यहां पर भी आप याद रखिएगा वो किसने दिया, जेपी गिलफोर्ड ने। अगला है 15 नंबर, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था। तो जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था। मन का विज्ञान किसने कहा था, तो आपको मैं बता दूं कि पेस्टोलॉजी और पेम्पोलॉजी का जब नाम आता है तो मनोविज्ञान कहा गया मन का विज्ञान। आत्मा के विज्ञान की बात की जाती है तो प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे का नाम आता है, और मन के विज्ञान के लिए पेस्टोलॉजी का नाम याद आता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु नहीं सम्मिलित होता है। व्यक्तिगत निर्देशन का मतलब है जब आप इंडिविजुअल तरीके से आप किसी को राय दे रहे हो, मशवरा दे रहे हो, तो वहां पर कौन सा बिंदु आप शामिल नहीं करेंगे। आपके पास समय है, जवाब दीजिएगा। यहां पर देखिएगा कि जब व्यक्तिगत ही करोगे, एक ही व्यक्ति को आपको देखना है, तो आप समूह की बात क्यों करोगे, तो यही नहीं होना चाहिए। यानी समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं, समूह में तो बहुत से लोग होते हैं, ठीक है ना। तो विशेष मानसिक क्षमताएं होती हैं, अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति के द्वारा आप कर सकते हो। व्यक्तिगत विशेषताएं, सिंपल सी बात है, लेकिन समूह में नहीं, क्योंकि समूह तो क्वेश्चन ही नहीं कह रहा है। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला, शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है। शारीरिक विकास का क्षेत्र दोस्तों स्नायु मंडल है, इसलिए ऑप्शन ए जाएगा। 18, शरीर के आकार में वृद्धि होती है। देखो दो चीजें, विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास हमेशा चलता है, और शरीर के विकास की बात करें तो वो हमेशा नहीं चलता है। शरीर एक अनलिमिटेड प्रक्रिया नहीं, लिमिटेड प्रक्रिया है, शरीर हमेशा नहीं बढ़ेगा। तो शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है दोस्तों, वो कैसे होती है, वो गत्यात्मक रूप से होती है। शारीरिक और गत्यात्मक विकास ही शरीर से जुड़ा हुआ होता है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान रहा है, इस पर आपको जवाब देना है। तो वस्तुनिष्ठता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ऑब्जेक्टिवनेस का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है व्यवहारवादियों के द्वारा। विकास दोस्तों शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, क्या विकास शैशवावस्था से शुरू होता है, पूर्व बाल्याकाल से होता है, उत्तर बाल्याकाल यानी ऑप्शन नंबर डी लास्ट वन, प्रसव पूर्व अवस्था से। तो बच्चे याद रखिएगा कि विकास हमेशा मां के गर्भ से स्टार्ट हो जाता है और जीवन के अंतिम मोड़ तक चलता है, अनवरत प्रक्रिया है। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। 21 नंबर आपके स्क्रीन पर है। 21 कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी गामक अवस्था या संवेदी क्रियात्मक अवस्था कितने कितने के बीच में होती है। तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था संवेदी गामक, 2 से 7 वर्ष की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 वर्ष की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक, और 11 से 14 के ऊपर हम कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जन्म से 2 साल की एज जो है हमेशा क्या हो जाती है, संवेदी गामक। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है। एक डॉक्टर आपको परामर्श देगा तो उसका एम क्या है, एक शिक्षक आपको परामर्श देगा,
एक व्यक्ति आपको परामर्श दे सकता है। तो 22 नंबर का जो आंसर है वो बच्चों को समझाना, बिल्कुल सही बात। बच्चों की कमियों का कारण पता लगाना, बिल्कुल सही बात। बच्चों को समायोजन में सहायता करना, बिल्कुल सही बात। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला, शिक्षा में फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण योगदान था। शिक्षा में फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण योगदान था, ये विकास के बीच में क्या भरा जाएगा? तो हम ये कहते हैं कि आप जब भी बात करते हो किंडरगार्टन पद्धति की, तो ये फ्रॉवेल से जुड़ा हुआ है। फ्रॉवेल एक साइकोलॉजिस्ट है। फ्रॉवेल किंडरगार्टन यानी बच्चे के बगीचे के ऊपर इन्होंने काफी जो है स्टडी करी और ये बताया कि बच्चे खेल खेल में किस तरीके से सीख सकते हैं। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। 24 नंबर, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। अगर कोई एक अच्छा टीचर है, अगर आप भी कल शिक्षिका बनने जाती हैं, आप भी कल शिक्षक बन के जाते हैं, तो उसमें सबसे बेहतर जो है आप क्या करोगे? क्या आपके अंदर ऐसा होना चाहिए? तो आपके अंदर सबसे बढ़िया होना चाहिए दोस्तों सहयोग की भावना। ऑप्शन बी होना चाहिए। देखिए, सहयोग की भावना एक मित्रतापूर्ण माहौल को क्रिएट करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा बेटा? बी के साथ। अगला, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित करना चाहिए। एक क्लासरूम में अगर विद्यार्थी की रुचि बनानी है तो फिर किस तरीके से आप उस चीज को देखेंगे? बताइए। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका कि कक्षा में विद्यार्थियों की यदि रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित माहौल अगर देना है तो फिर क्या होगा? तो मैं ये कहूंगा कि अगर रुचि बनाना है तो बच्चों के लिए आप प्रश्न पूछेंगे, यानी सबसे बढ़िया तरीका है कि आप क्वेश्चंस करेंगे और बच्चे रुचि लेंगे। ऑप्शन डी जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? कि अगर महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर अगर निर्भर करती है तो ऑप्शन ए क्या विद्यालय की संरचना की बात करेंगे, शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए, शिक्षक की योग्यता की बात होगी, या शिक्षक की लिखावट? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? यहां पर ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ। शिक्षक को विषय वस्तु की अगर समझ है तो वो सबसे सटीकता तरीके से अपना प्रभाव अपने क्लासरूम में जमा सकता है ना। चलिए, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को, अगर कोई एक ग्रुप है उसमें किस तरीके से सीखा जा सकता है, किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो वही तो है ना पार्टिसिपेट का मतलब सहभागिता। और यहां पर अगर आपको सीखना है उसमें कौन सा ऑप्शन सटीकता से आप देखेंगे, तो हम ये कहेंगे सबसे पॉजिटिव आंसर, सबसे जबरदस्त आंसर हो सकता है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अनदेखा और निरुत्साहित ये तो क्या है? नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट, आदतें कैसी होती हैं दोस्तों? एक जन्मजात आदत होती है, एक अर्जित आदत होती है, एक दोनों होती है ऑप्शन में, ऑप्शन के हिसाब से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आदत जो होती है वो बच्चा कोई गर्भ से लेकर नहीं आता है और इसमें काफी विवाद भी हो जाते हैं आयोग के द्वारा। देखो, बच्चा एक गर्भ से आता है तो एक कोरा कागज होता है, कोरी स्लेट होता है। जैसे जैसे बच्चा एनवायरनमेंट में ढलता है वैसे वैसे क्या होता है कि इन चीजों को अर्जित करता है। वो अच्छे माहौल में रहेगा तो अच्छी आदतें, बुरे माहौल में रहेगा तो बुरी आदतें। तो अर्जित कैसे करेगा? ईवीएस यही कहता है कि एनवायरनमेंट में अगर आप सही तरीके से अपने आप को ढाल लेते हो तो अच्छी आदत, और अगर गलत संगत है तो बुरी आदत। अगला, सहयोगात्मक रणनीति को किस श्रेणी में महिलाएं निम्नलिखित में संबंधित नहीं होती? यानी किस श्रेणी में संबंधित नहीं होती? सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? यह क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। देखिए, सहयोगात्मक की जब बात होती है तो यहां पर भी एक पॉइंट यूज हुआ था सहभागिता, और यहां पर यूज हुआ है सहयोगात्मक। सहयोगात्मक में क्या हो सकता है? अनुकूलन हो सकता है, समायोजन हो सकता है, स्वीकार्यता हो सकता है, क्रांति लाई जा सकती है, लेकिन प्रतिरोध नहीं हो सकता। इसलिए ये क्वेश्चन सीडीपी का थोड़ा सा टफेस्ट पॉइंट लेकर आता है। अगला क्वेश्चन, विकास की प्रवृत्ति कैसी होती है बेटा? विकास की प्रवृत्ति, कभी कभी हम बच्चे ये सोच लेते हैं कि हम निगेटिव आंसर मारें, तो हमने कहा कि निगेटिव आंसर क्या आपको मारना है? बताओ, विकास की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि विकास हमेशा धनात्मक नहीं हो सकता, विकास हमेशा ऋणात्मक भी नहीं हो सकता, इसलिए विकास को गुणात्मक श्रेणी में रखा जाता है। मैं कौन हूं, क्या हूं, भी कुछ हूं, यानी मैं भी कुछ हूं आदि ऐसी प्रबल भावनाएं जब व्यक्ति के अंदर आती हैं तो वो व्यक्ति किस एज में होता है? जब बच्चा ये कहता है कि अरे मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं ये हूं, मैं कुछ हूं या नहीं हूं,
तो बताइएगा कौन सी भावनाएं हैं दोस्तों। तो विकास की वह अवस्था इंगित करती है दोस्तों, यानी किशोरावस्था इंगित करती है, यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। यानी मैं कह सकता हूं 31 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हर शेर हर शेरनी के माता पिता को मेरा जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 32, मानव का विकास निम्नलिखित में किस पर निर्भर होता है। मानव का विकास निम्नलिखित में किस पर निर्भर होता है, उसकी वृद्धि यानी अभिवृद्धि पर, गलत बात। उसके वातावरण पर, बिल्कुल सही बात है। उसकी बुद्धि पर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि अगर तीनों हो जाएं, भाई सिंपल सी बात है, मैं इसको अकेले तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर, यह सबसे बेस्ट आंसर है। तो यह हमारा क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा लॉक हो जाएगा, क्योंकि इससे बेस्ट आंसर है नहीं। उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता कौन सी नहीं है, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों, यह आपको बतानी है। कार्यों को शीघ्रता से करना है, डेटिंग करना, डेटिंग करने की बात समझ रहे हो ना, डेटिंग करने की बात यहां पर कर रहा है। विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। अब देखो एक डेटिंग आता है, निगेटिव में आता है, जिसमें मेल एंड फीमेल की बात हो जाती है, वो भी मनोविज्ञान में चर्चा की गई है। अगर हम उसको भी मान लें तो भी यहां पर वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही नहीं है, क्योंकि कार्यों को शीघ्रता के करने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल है। अच्छा, कौन से नहीं हो सकते हैं या कौन से यहां पर हो सकते हैं कि बिल्कुल सकारात्मक है, ये देखिएगा, ये सकारात्मक है। विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, बिल्कुल सही बात है कि उच्च प्राथमिक जो स्तर के बच्चे हैं उनमें यह विशेषता पाई जाती है। सफलता को अनुभव करने की चाह, कोई बच्चा ये चाहता कि भाई वो असफल हो जाए, हमेशा चाहता है कि वो सफल ही हो और बेहतरीन बच्चा बने, तो ये भी आपका सकारात्मक है। यही हमारा ऑप्शन जाएगा बी के साथ, यही डेटिंग करना क्या है, निगेटिव है। निम्नलिखित अवस्थाओं में से डर्टी एज किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है, डर्टी एज किस अवस्था की एक प्रमुख अवस्था है दोस्तों, जरा जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित अवस्थाओं में से डर्टी एज किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है, तो पूर्व बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा, ये यहां पर थोड़ा सा काट दीजिएगा, यहां पर ऑप्शन जाएगा बी के साथ, ठीक है ना, यहां पर थोड़ा सा कलर गलत हो गया है। मैं आपको बता देता हूं कि डर्टी एज का मतलब होता है, यहां पर हिंदी में लिख देता हूं मैं, गंदी एज किसे कहा जाता है। तो गंदी एज मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस एज में बच्चे कपड़े गंदे करते हैं, क्या कपड़े गंदे करते हैं, तो वो एज कहलाती है, बाल्यावस्था कहलाती है। वो 5 से 12 साल की उम्र होती है, ये बात आप याद रखिएगा। डर्टी एज बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था मत लगा देना, ठीक है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा था, बताइए। एक सिंपल सा भी क्वेश्चन बीच में ले लिया है। सबसे पहले दोस्तों यहां पर क्या है, यहां पर किसका विज्ञान कहा गया था, तो मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का कहा गया था, या सभी का। तो दोस्तों जिस समय फिलॉसफी का पार्ट हुआ करता था मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र से अलग हुआ था मनोविज्ञान, उसके बाद अगर मैं 16वीं सदी में आता हूं तो 16वीं सदी में आत्मा का मनोविज्ञान कहलाया। और यह आत्मा का मनोविज्ञान कहलाने के लिए कौन कौन थे दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि अरस्तु थे, डेकार्टे थे, प्लेटो थे, है ना, ये चीजें आपको याद रखनी है। साइकिल सीखने के बाद स्कूटर सीखने में प्रशिक्षण का स्थानांतरण होगा। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि अगर कोई भी बच्चा साइकिल सीखा था और अब वो साइकिल सीखने वाला ज्ञान स्कूटर में लगा देता है और स्कूटर सीख जाता है, मोटरसाइकिल सीख जाता है, बस सीख जाता है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो अपने पूर्व ज्ञान को अपने नए ज्ञान में लगा रहा है। और जब अपने नए ज्ञान में लगा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं लाभ हो रहा है। और जब उसको लाभ हो रहा है तो दोस्तों उसका आंसर किसके साथ जाएगा, धनात्मक स्थानांतरण के साथ चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। अगला, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है, बताइए। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक, चलिए बताइए दोस्तों। यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों यहां पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ, थॉर्नडाइक के साथ बच्चे यहां पर लगा रहे हैं, जो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है ना, ये विलियम जेम्स की है, इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ, बी के साथ चला जाएगा। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है, बताइए। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है, कमेंट कीजिएगा, आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा, आंसर क्या होगा दोस्तों, जवाब दीजिएगा। आपसे उम्मीद है कि आप गलत नहीं करेंगे। चलिए भैया, तो यहां पर बच्चे कह रहे हैं कि भाई सुकरात के साथ हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है कि अगर ऑप्शन में सुकरात है तो डी ऑप्शन मारेंगे। प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया गया था, तो प्रभाव का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, कमेंट कीजिएगा। प्रभाव का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था,
तो हम कहेंगे कि प्रभाव का नियम जो प्रतिपादित किया गया था दोस्तों, वो किया गया था मिस्टर थॉर्नडाइक के द्वारा। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। तो हम यहां पर किसके साथ लॉक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? दिमाग लगाओ, क्या आंसर हो सकता है? क्या लॉक किया जा सकता है इसको? क्या बताइए, इस क्वेश्चन के ऑप्शन को लॉक किया जा सकता है? बताइएगा। बहुत अच्छे गाइस, क्या बात है। 40 नंबर पर अपन है। हमसे कह रहा शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? तो शारीरिक विकास की जो गति है ना, यह जो अवस्था है यह हो जाती है बाल्यावस्था में। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था में इसलिए कम हो जाती है क्योंकि जन्म से 5 साल की जो एज होती है शैशवावस्था, और इस शैशवावस्था में बच्चे का मानसिक विकास 90% हो जाता है और शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। जैसे जैसे बाल्यावस्था आती है 5 से 12 साल में, तो बाल्यावस्था का जो सारा विकास है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, वो पूरी तरीके से डाउन हो जाता है और फिर किशोरावस्था में पूरा हो जाता है। किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है? कमेंट कीजिएगा। लास्ट के 10 प्रश्न आप सभी के लिए, बहुत चुनिंदा गोल्डन क्वेश्चन। किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है दोस्तों? लास्ट में हमें अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका स्कोर क्या है। भले ही आपका बहुत कम स्कोर रहा हो, लेकिन आज आपने लास्ट टाइम तक ये भी अगर सीखा है तो ये भी एग्जाम में बहुत सकारात्मक परिणाम देगा। किशोरावस्था की जो अवधि होती है वो दोस्तों होती है 12 से 18 साल की होती है, और अगर 12 से 18 साल की होती है तो एज के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट, बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक क्या है? बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक क्या है? कमेंट कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे गाइस, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला जो प्रमुख घटक है वो है खेल का मैदान, क्योंकि खेल के मैदान में सारे डेवलपमेंट आपको मिल जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है कि ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? ब्रेल लिपि से बहरे को पढ़ाना चाहिए, अंधे को पढ़ाना चाहिए, गूंगे को पढ़ाना चाहिए, विकलांग को पढ़ाना चाहिए? तो ब्रेल लिपि से जो पढ़ाना चाहिए, फ्रांस के मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट या हम कुछ भी चिकित्सक कुछ भी बोले दोस्तों, तो लुईस फ्रांस की बात करेंगे, लुईस ब्रेल की बात करेंगे। अंधे लोगों के लिए, अंधे बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए है। बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों? बताइए, बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है? कमेंट किया जाए दोस्तों, बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है? तो बाल अध्ययन का जो पितामह है दोस्तों वो कहा जाता है मिस्टर स्टेनले हॉल को, जीएस हॉल को कहा जाता है। इनका क्या है? जीएस हॉल है इनका पूरा नाम दोस्तों, ठीक है ना। अगला, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 45 नंबर इससे मिलेंगे। व्यक्तित्व के मैंने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन लिए हैं कि व्यक्तित्व को किसने बताया है 3 प्रकार में, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी को जुंग ने बताया है, युंग ने बताया है। और बाल्यावस्था में अगर व्यक्तित्व होता है तो शैशवावस्था में होता है आपका क्या होता है? अंतर्मुखी होता है, जबकि बाल्यावस्था में क्या होता है? बहिर्मुखी होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अंतिम 5 प्रश्न पर है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर है। कहता है किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर पाई जाती है? तो दोस्तों जब भी निम्न लग जाए तो वृद्धि निम्न हो जाए, विकास रुक जाए निम्न हो जाए, उसका शारीरिक विकास निम्न हो जाए, मानसिक विकास निम्न हो जाए, काम प्रवृत्ति निम्न हो जाए, तो सभी निम्न वाली अवस्थाओं की अगर मैं बात करूं तो ये क्या जाएगा? ये बाल्यावस्था की तरफ इशारा करेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन किसकी तरफ जाएगा? बी की तरफ चला जाएगा। वीडियो में क्या कोई समस्या है दोस्तों? क्या आपका प्यार नहीं मिल सकता? क्या आप 5 लोगों के पास इस वीडियो को, उनके घर में भी उजाला हो सकता है? क्या आप शेयर नहीं कर सकते हो? क्या अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकते या कर सकती हैं? तो बस इतना तो आप कर सकते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप अगर अच्छा करेंगे दूसरों के साथ तो आपके साथ बहुत अच्छा होगा। ये बात याद रख लो। मैं कभी नहीं कहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बदौलत उन बच्चों का भी, उन बहनों का भी पेपर क्रैक हो जाएगा, उनके यहां भी खुशियां आ सकती हैं, ठीक है ना। चलिए, एक बच्चे की कॉपी में लिखने से विपरीत छवियां, 47-48 आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 में से एक क्वेश्चन फंस सकता है। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है अधिगम में असुविधा के, अधिगम में समस्या के, अधिगम में आसक्तता के या अधिगम में कठिनाई के दोस्तों। तो यहां पर जो है जाएगा वो अधिगम में आसक्तता के साथ ऑप्शन सी को लॉक किया जाएगा। आसक्तता क्यों? क्योंकि ये दोस्तों डिसेबिलिटी होती है, और ये डिसेबिलिटी अगर होती है तो ये किसी भी तरीके की हो सकती है, लिखने की हो सकती है, पढ़ने की हो सकती है, गणितीय हो सकती है ना। तो अब यही 48 नंबर में मैंने फिर से क्वेश्चन लिया है। कहता है कि अगर कोई बच्चा लिख नहीं पा रहा, विकृत लिखावट है, लिखावट अच्छी नहीं है, तो बताइएगा कि उसमें किस योग्यता का कमी है, कौन सी उसके अंदर ये मनोविकार है, कौन सा उसके अंदर ये डिसेबिलिटी है, कौन सी अक्षमता है? बताइए, क्या उसको डिस्ग्राफिया कहा जाएगा?
क्या उसे डिसलेक्सिया कहा जाएगा दोस्तों, क्या उसे डिस्प्रैक्सिया कहा जाएगा, या क्या उसे डिसकैलकुलिया कहा जाएगा, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों, राइट वन जाएगा किसके साथ, वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर किसके साथ, डिसग्राफिया के साथ जाएगा। डिसग्राफिया हमारा राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखावट के लिए ग्राफ, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि अगर कोई ग्राफ है तो ग्राफ तो लिखकर ही बनाया जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है, और ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में मिलेगा, याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। गणितीय संकल्पना, लिखने वाली पढ़ने वाली संकल्पना, लिखने वाली संकल्पना, है ना। तो वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, आपसे कह रहा है कि अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है दोस्तों, तो वो नहीं है प्रेरणा के बिना नहीं, क्योंकि अगर इच्छुक नहीं है बच्चा तो कैसे पढ़ेगा। और ये दोस्तों रहा आज का लास्ट क्वेश्चन।